हेलो नमस्कार दोस्तों एक यूपीएससी एस्पिरेंट जब अपनी सिविल सर्विसेज जर्नी की शुरुआत करता है और जब फाउंडेशन की तरफ जाता है तो उसको पता चलता है कि भाई यहाँ तो बहुत सारे सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट में बहुत सारी किताबें भी अवेलेबल होती है। जैसे हिस्ट्री के केस में देखने की कोशिश करेंगे, हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एक नहीं टोटल 6 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है। और हिस्ट्री के अंदर भी जब पढ़ता है कैंडिडेट तो उसको पता चलता है कि हिस्ट्री में एक मॉडर्न हिस्ट्री आती है। मॉडर्न हिस्ट्री में 50 किताब अवेलेबल है, पर जहाँ पे भी जाएगा उसको एक चीज़ ज़रूर से मिलती रहेगी, वो है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए जो प्राइमरी सोर्स आपको तैयार करनी होती है वो एक किताब है जिसे लोग कहते हैं स्पेक्ट्रम। अब प्रॉब्लम ये आ जाता है कि स्पेक्ट्रम के एक नहीं सर, ठीक है ना, बाजार में जाओगे तो एक एक दो दो तीन तीन वेरिएंट अवेलेबल है सर, ठीक है। ये भी स्पेक्ट्रम है, ये भी स्पेक्ट्रम है। इनफैक्ट आज से कुछ साल पहले अगर आप जाओगे तो ऐसी पतली आपको वर्जन भी स्पेक्ट्रम की अवेलेबल हो रही थी। तो सवाल ये आता है कि जैसे जैसे टाइम आगे गया, पहले ये बनी फिर ये बनी फिर ये बनी, तो लेटेस्ट एडिशन अगर आपके पास है या इवन पुराना एडिशन भी है तो स्पेक्ट्रम को कैसे कवर करना है, कैसे अप्रोच करना है, इसकी पूरी की पूरी तैयारी आपको इस वीडियो के अंदर कराऊंगा, राइट। तो हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे हाउ टू कवर स्पेक्ट्रम चैप्टर बाय चैप्टर, टॉपिक बाय टॉपिक। हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि हिस्ट्री की इंपॉर्टेंस कैसे बढ़ी है। इनफैक्ट 2026 में यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर 21 सवाल आए थे, तकरीबन 42 मार्क्स के आसपास का आपको यहाँ यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया था। और मॉडर्न हिस्ट्री उसमें 5 मार्क का ही था, मतलब 5 ही सवाल थे 10 मार्क का। उसमें भी स्पेक्ट्रम को कैसे डील किया जा सकता है, कैसे अप्रोच किया जा सकता है, उसकी पूरी की पूरी अंडरस्टैंडिंग आपको देने की कोशिश करूंगा। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि देखो, ये मॉडर्न हिस्ट्री जो है जब आप स्पेक्ट्रम से पढ़ोगे तो आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों को इंटीग्रेट करके पढ़ना है। क्यों इंटीग्रेट करके? क्योंकि इंटीग्रेट करके पढ़ोगे तो ही आपको उसकी लिंकेजेस बैठेगी, तो ही आप उसको अच्छी तरह से कॉम्प्रीहेंड कर पाओगे, राइट। अब फ्रीडम स्ट्रगल वाला जो पोर्शन है, कभी उसका 50 मार्क्स का वेटेज रहा है, कभी 65 मार्क्स का, पिछले साल 25 मार्क का पूछा गया था। पर हमें ये बुक सर, ये जो स्पेक्ट्रम की बुक है, उसको ऐसे बेहतरीन तरीके से करना है कि अगर दूसरी बार या आपको कोई नींद में से भी उठा के कहे कि भाई देखो स्पेक्ट्रम करनी है तो बस ऐसे करनी चाहिए सर, ठीक है, राइट। तो ये आपकी कहानी है, आपको पूरी की पूरी स्पेक्ट्रम को कैसे करना है मैं आपको कवरेज कराऊंगा। प्रीलिम्स मेंस के इंटीग्रेटेड कैसे चैप्टर्स को कैसे डील करना है, कैसे उसका सीक्वेंस होना चाहिए, एवरीथिंग विल बी डिस्कसिंग इन दिस वीडियो। तो आप बने रहिए इस वीडियो के अंदर। टोटल 48 चैप्टर्स है, यहाँ पे 7 अपेंडाइसिस है, इसमें 900 से ज़्यादा पेजेस है, इसमें कुछ पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया भी है। तो कैसे टॉपिक को इंटरलिंक करना है, एक सामान्य कैंडिडेट जब अपनी यूपीएससी की तैयारी शुरू करता है तो इसी बात के ऊपर कंफ्यूज होता है कि भाई इतने सारे चैप्टर्स है, कहाँ कहाँ कौन सा जगलिंग करूँ, कैसे मर्ज करूँ, सब कुछ आपको मिल जाएगा। खैर, वीडियो में आगे चलने से पहले अगर आप यूपीएससी सीएससी की तैयारी कर रहे हो और अनअकैडमी पे जुड़ना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि बहुत बेहतरीन ऑफर चल रही है। हमारे क्लासरूम प्रोग्राम से हमने 100 से अधिक टॉपर्स पिछली बार सिलेक्शन दिलवाया था सर, ठीक है। उसमें ऑल इंडिया रैंक 1 भी है, ये भी हमारे क्लासरूम स्टूडेंट ही हुआ करते थे सर, ठीक है। अभी आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है 16999 के अंदर। जी हाँ दोस्तों, आपको ये कोड यूज़ करना है PN Live, जो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी देगा और आपको अनअकैडमी के थ्रू गेटवे भी मिलेगा, राइट। इसमें डबल वैलिडिटी भी है। डबल वैलिडिटी का मतलब ये है कि आप 6 से 6 महीना एक्सटेंशन ले सकते हो, 9 मंथ्स के ऊपर 9 मंथ्स फ्री है, और ये 16999 19999। अब इंपॉर्टेंट अपडेट क्या है? इंपॉर्टेंट अपडेट है कि आपका यूपीएससी सपना अश्योर्ड है। अश्योर्ड का क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि अगर आप यूपीएससी की प्रीलिम्स क्लियर कर रहे हो तो हम आपको रिफंड दे देंगे सर, ठीक है। अगर आप सब्सक्रिप्शन ले लो, आज कल लास्ट डे है, ऑफर एंड्स टुमारो है सर, ठीक है, तो हम आपको रिफंड दे देंगे। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, अश्योरेंस के साथ है सर, ठीक है। सो यूल गेट अ रिफंड प्रोवाइडेड आपने यूपीएससी की तैयारी हमसे की है सर, ठीक है। तो आपको बड़ा फायदा होगा। अगर आप सिलेक्शन नहीं ले पा रहे हो और 2 से अधिक साल का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है तो हम आपको अश्योर्ड ऑफर के अंदर एक्सटेंशन दे देंगे, एक्सटेंशन वैलिडिटी का दे देंगे कि अगर आपने 2 साल का सब्सक्रिप्शन लिया है, विल गिव यू 1 मोर ईयर एक्सटेंशन अराउंड। तो इस ऑफर का जरूर से लाभ उठाइएगा। PN Live कोड को यूज करना ना भूलिए। ये आपका गेटवे टू अनअकैडमी है, यही आपका गेटवे टू यूपीएससी भी बनेगा। खैर, अब चलते हैं स्पेक्ट्रम के अंदर और चैप्टर बाय चैप्टर, टॉपिक बाय टॉपिक क्या डेवलपमेंट हुआ उसको समझते हैं। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर ऑनवर्ड्स कि क्या उसकी सिग्निफिकेंस है। अब इसको समझने के लिए, बुक को अंदर जाने के लिए आपको जाना पड़ेगा इंडेक्स के अंदर, राइट। तो मैं क्या करूंगा कि मैंने ये जो बुक है इसकी इंडेक्स का फोटोग्राफ लिया हुआ है, उसकी फाइल खोल देता हूं सो दैट आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि कैसे आप इसके स्पेक्ट्रम की इंडेक्स के माध्यम से इस बुक को पढ़ सकते हो। अब जैसे आप देखोगे तो पूरी की पूरी जो बुक है डिफरेंट यूनिट्स में डिवाइडेड है। सो इट इज डिवाइडेड इनटू मल्टीपल यूनिट्स अराउंड, राइट। अब आप तो मुझे पूछोगे कि सर इसमें से हम लोग कहाँ से शुरू करेंगे? तो देखिए दोस्तों, जो पहला यूनिट है जिसे हम लोग कहते हैं फर्स्ट यूनिट, ओके, क्या ये फर्स्ट यूनिट से आपको पढ़ने की आवश्यकता है? मैं तो कहूँगा नहीं सर, ठीक है। क्यों? क्योंकि पहला चैप्टर जो है या पहले 2 चैप्टर जो है वो हिस्टोग्राफी और सोर्सेस के ऊपर है।
कोई भी कैंडिडेट जो हिस्ट्री को शुरू करता है वो सोर्सेज के कंटेक्स्ट में मॉडर्न हिस्ट्री को नहीं समझ पाएगा, राइट। तो उनके लिए वो बहुत टफ हो जाएगा, उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत टफ हो जाएगा। तो मैं तो सजेस्ट ये करूंगा कि आप ये जो सोर्सेज ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री है उसको टाइम बीइंग इग्नोर करोगे तो भी चलेगा, वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आपके यहाँ कवर हो जाएगा। इंटरेस्टिंगली जो सेकंड चैप्टर है जो फर्स्ट यूनिट का ही है, उसे हम लोग कहते हैं मेजर अप्रोचेस टू द इंडियन हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ने के लिए कैसे अप्रोच है, मतलब इतिहास लेखन किसने किया था, वेस्टर्न्स के द्वारा किया गया था, इंडियंस के द्वारा किया गया था। ये चैप्टर को आप गो थ्रू कर सकते हो, बट मैं सजेस्ट यही करूंगा कि इसके अंदर भी आपको कुछ याद रखने की आवश्यकता नहीं। देखो ये किताब जब जो भी कैंडिडेट फर्स्ट टाइम पढ़ेगा ना, सो दोज कैंडिडेट्स विल बी रीडिंग फॉर द फर्स्ट टाइम अराउंड, उनके लिए एक नसीहत ये होगी कि ट्राई टू अंडरस्टैंड रेदर देन ट्राई टू क्रैम अप सर, है ना। बहुत सारे कैंडिडेट्स के साथ दिक्कत ये होती है कि वो रटने की कोशिश करते हैं। आपको रटना नहीं है, खाली समझना है विषय को, और विषय को समझ के आपको आगे बढ़ना है, राइट। मूल आप शुरू करोगे यूनिट 2 से, है ना। तो आपको बेसिकली चैप्टर वाइज अगर मैं समझाने की कोशिश करूंगा तो कैसे इसको डील करेंगे उसकी कहानी को आपको बता देता हूं। तो आप सबसे पहला कार्य क्या करोगे, चैप्टर्स को प्रायोरिटाइज करोगे, है ना। चैप्टर्स को प्रायोरिटाइज करने का मतलब ये है कि आपके पास अगर इससे भी पुरानी वर्जन है तो भी चलेगा, ये सबसे लेटेस्ट वाली है, 19-20 होती है। चैप्टर के नाम यहाँ इंडेक्स के साथ आप मैच कर दीजिएगा तो यू विल बी एबल टू कॉम्प्रीहेंड थिंग्स अराउंड, राइट। दूसरा, आप क्रोनोलॉजिकली पढ़ोगे। क्रोनोलॉजी का मतलब यह है कि राइट फ्रॉम द कमिंग ऑफ यूरोपियंस, ओके, और तब से लेके जैसे ही इंडिया का जो इंडिपेंडेंस हुआ है उन सबको आपको क्रोनोलॉजिकली पढ़ना है। तो यू आर नॉट सपोज टू रीड इन अ आइसोलेटेड वे, आपको चैप्टर्स के बीच में लिंकेजेस बनानी है, इवन टॉपिक्स के बीच में भी लिंकेजेस बनानी है। दूसरी खासियत यह है कि आप प्रीलिम्स और मेंस दोनों का साथ में पढ़ोगे, है ना। तो आपकी जब अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी तो आप इस मान्यता के साथ, इस दृष्टिकोण के साथ नहीं बैठे रहोगे कि सर मुझे प्रीलिम्स का कैसे पढ़ना है और मेंस के लिए कैसे पढ़ना है। नहीं, एक ही बार पढ़ोगे, अच्छी तरह से ढंग से पढ़िएगा, और आपका मेन जो फोकस पॉइंट होना चाहिए, so the main focus point that you should do or try to identify is on the modern history and the national movement, है ना। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री और इंडियन नेशनल मूवमेंट वाला जो टॉपिक है उसके ऊपर ही आप अपना ध्यान रखिएगा। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंडेक्स के अंदर तो बहुत सारे चैप्टर्स है, अलग अलग यूनिट्स में डिवाइडेड है, टोटल 9 से ज़्यादा यूनिट्स है और 40 के आसपास चैप्टर्स है। कितने चैप्टर्स है सर, ठीक है, सो देर आर मोर देन 40 चैप्टर्स, राइट, है ना, 48-49 चैप्टर्स है। अब इतने सारे चैप्टर्स को तो कैसे याद रखेंगे, अंडरस्टूड दिस पार्ट। तो पहला आप यूनिट 1 को इग्नोर कर दोगे। यूनिट 1 कौन सा है, यूनिट 1 इज रिगार्डिंग द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री एंड द अप्रोचेस टू इंडियन हिस्ट्री। उसको अभी मत पढ़ना शुरू करो, आप सबसे पहले शुरू कर दो विथ रिस्पेक्ट टू अंडरस्टैंडिंग मॉडर्न हिस्ट्री। अब देखिए मॉडर्न हिस्ट्री है क्या, ये जो पूरा का पूरा इंडियन हिस्ट्री है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री और नेशनल मूवमेंट है, ये 2 पार्ट के अंदर डिवाइडेड है। एक आता है ब्रिटिश कन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया, ब्रिटिश कैसे भारत में आए, कैसे उन्होंने अपना अधिपत्य जमाया, कैसे इन्होंने अपना साम्राज्य बनाया और कैसे भारत के ऊपर यूरोपियन शक्तियों को डिफीट किया, राइट। अलग अलग यूरोपियन शक्ति है, जैसे पोर्चुगीज थे, डच थे, फ्रेंच थे, इन सबों को कैसे डिफीट किया गया। उसके साथ साथ ब्रिटिश ने कैसे भारत में अपने यहाँ के जो स्थानिक राजा थे, जैसे मुगलों के वंशज हुआ करते थे, जिसे हम लोग कहते हैं लेटर मुगल्स, या भारत में प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे, मराठे हुआ करते थे, अवध का स्टेट हुआ करता था, हैदराबाद, बंगाल जैसे राज्य आपको मिल जाते हैं, मैसूर में टीपू सुल्तान का साम्राज्य था, उसको कैसे ध्वस्त कर दिया, हाउ दे डिस्ट्रॉयड इट आउट, राइट। ये पहला पार्ट है जिसे हम लोग कहते हैं ब्रिटिश कन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया। तो आप जब हिस्ट्री को पढ़ने की शुरुआत करोगे तो ब्रिटिश कन्क्वेस्ट के कंटेक्स्ट में जो भी चैप्टर्स है, जो भी टॉपिक्स है, थीम लाइन्स है, उसके ऊपर फोकस करेंगे। मैं फिर से कह रहा हूं, मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि आपका जो पूरा का पूरा सिलेबस है वो 2 पार्ट के अंदर डिवाइड कर दीजिएगा, राइट। और पहला पार्ट के कंटेक्स्ट में जैसे कि मैंने आपको बताने की कोशिश की कि once you study the very first part, okay, the very first part that you should focus on the British conquest of India, sir, ठीक है। आपको कुछ और नहीं करना है, आपको सीधा सीधा मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर ब्रिटिश कन्क्वेस्ट का जो टॉपिक है, ब्रिटिश कन्क्वेस्ट के जो चैप्टर्स है उसको ही देखने हो। और ब्रिटिश कन्क्वेस्ट के चैप्टर्स को अगर आपको देखना हो तो आपको उसके साथ साथ यूरोपियंस को पढ़ना पड़ेगा। क्यों यूरोपियंस को, क्योंकि ब्रिटिश कन्क्वेस्ट कैसे हुआ, भारत में जो यूरोपियंस थे उन सबको डिफीट करके, राइट। यूरोपियंस के साथ साथ भारत में जो प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे, जो राजे रजवाड़े हुआ करते थे, उनको भी पराजित करके होता है। इंटरेस्टिंगली भारत में ब्रिटिश कन्क्वेस्ट खाली पॉलिटिकल और मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से तो हुआ नहीं था, ये राजकीय रूप से और सैन्य के दृष्टिकोण से हुआ नहीं था। ये ब्रिटिश कन्क्वेस्ट में भारत में प्रशासनिक व्यवस्था, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्क्वेस्ट भी था, इकोनॉमिक कॉन्क्वेस्ट भी था, कल्चरल कॉन्क्वेस्ट भी था, राइट। तो आप इन सब चैप्टर्स को सबसे ज्यादा ध्यान में लोगे, राइट। तो यहां अगर आप इंडेक्स देखोगे तो सबसे पहला जो है वो है यूनिट 2
यूनिट 2 के अंदर प्रिसाइसली आप चैप्टर नंबर 3 to 5 को अच्छी तरह से पढ़ोगे, है ना, और क्रोनोलॉजिकली पढ़िएगा। ट्राई टू रिमेंबर द यूनिट नंबर 2 to 5 इन अ वेरी क्रोनोलॉजिकल वे, है ना। तो यूनिट 2 है जिसमें एडवेंट ऑफ यूरोपियंस की चैप्टर है, उसमें चैप्टर नंबर 3 to 5 आपको मिल जाएंगे। ये चैप्टर नंबर 3 to 5 के अंदर पोर्चुगीज कैसे आए, डच कहाँ पे आए, अंग्रेज कहाँ कहाँ पे आते हैं, फ्रेंच की शासन व्यवस्था कैसे रही, और डेनिश लोग, है ना, डेनमार्क से भी ब्रिटिश कंपनीज या यूरोपियन कंपनीज भारत में आई होती हैं। अब इसमें क्या याद रखने की कोशिश करोगे? आप कहोगे कि मास्टर इसमें तो बहुत सारी फैक्ट्स है। तो देखिए, यहाँ से आपको प्रीलिम्स में फैक्ट्स के ऊपर से सवाल आते ही हैं, और फैक्ट्स में 2-3 प्रकार के सवाल आते हैं। तो जो भी आप चैप्टर्स के अंदर देखोगे ना, तो उसमें खास करके ये देखने की कोशिश करेगा कि पोर्चुगीज स्टेट और पोर्चुगीज सेटलमेंट्स कहाँ पे हुआ करते थे, जो कॉलोनीज बनती है, दीव कब कैप्चर किया, दमन कब कैप्चर किया, बसीन कब कैप्चर हुआ सर, ठीक है। वही कहानी डचों की भी है, क्योंकि डच ने भी भारत में बहुत जगह के ऊपर कॉलोनी बनाई है, राइट। तो कैसे हुगली में उन्होंने अपनी कॉलोनी बनाई, नागापट्टनम में कैसे बनाई, पुलिकत के अंदर कौन से साल में बनाई जाती है, किससे ये कॉलोनी बनती है, वहां से आपको सवाल पूछता है, राइट। वही कहानी अंग्रेजों की और वही कहानी फ्रेंच की है सर, ठीक है। इनफैक्ट फ्रेंच के साथ अंग्रेजों ने एक लड़ाई की थी जिसे हम लोग कहते हैं कार्नाटिक वॉर्स, ओके। वो आपको अच्छी तरह से तारीख याद रखनी है। इसमें सेटलमेंट्स और ईयर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप जब पहला टॉपिक को पढ़ोगे तो इस टॉपिक के माध्यम से आप पढ़िएगा। इसी के अंदर आप लेटर मुगल्स वाले चैप्टर को भी पढ़ोगे। लेटर मुगल्स का मतलब ये होता है कि भाई आप जो लेटर मुगल्स की जो परिस्थिति थी 18वीं सेंचुरी में, कैसे मुगल साम्राज्य का डिक्लाइन हो गया, उसकी बात की गई है। उसके साथ साथ भारत में वी विल सी की कैसे ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट होने की शुरुआत हुई, और ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट के केस में कैसे भारतीय अलग अलग राजाओं को डिफीट किया गया। जैसे 1757 में इन्होंने बंगाल में प्लासी कैसे कर दिया, राइट, तो उसका एक टॉपिक आपको मिलता रहेगा। या मैसूर के ऊपर कैसे ब्रिटिश ने लड़ाई की, टीपू सुल्तान को कैसे खत्म किया गया, कितनी लड़ाइयाँ कहाँ कहाँ पे हुई है, राइट। मराठास के साथ इन्होंने कैसे संघर्ष किया हुआ है, सिंध के ऊपर कैसे, पंजाब में, पूरा का पूरा क्रोनोलॉजिकली दिया हुआ है। तो ट्राई टू रन क्रोनोलॉजिकली। कहने की बात मेरी ये है कि आप इसको क्रोनोलॉजिकली याद रखने की कोशिश करिएगा, और थीमेटिक और मैपिंग कंटेक्स्ट में, राइट, है ना। तो ब्रिटिश कंक्वेस्ट आपकी मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे पहला पार्ट है, जहां आप यूनिट 2 के कंटेक्स्ट में जो भी अलग अलग चैप्टर्स है उन सब के ऊपर फोकस करोगे। इसमें खास करके यहाँ पे चैप्टर्स भी मैंने लिखे हैं, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, इंडिया ऑन द ईव ऑफ द ब्रिटिश कंक्वेस्ट, एक्सपांशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया कैसे होता है, और उसके बाद आप इसको अच्छी तरह से रिवाइज करोगे। जब ये करोगे तो इसमें हमेशा से याद रखेगा कि पीवाईक्यूज के ऊपर फोकस करें, क्योंकि पीवाईक्यूज आपको हेल्प करेंगे इन द रिवर्स इंजीनियरिंग। अगर आपको पीवाईक्यूज देखने हैं तो आप हमारी वेबसाइट अनअकैडमी के माध्यम से देख सकते हो। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक मिल जाएगी जिसमें पीवाईक्यूज की पूरी बुकलेट अवेलेबल है, फ्री के अंदर है, यू कैन डाउनलोड इट एज वेल सर, ठीक है। दूसरी बात आप पूछोगे कि सर इसके बाद अब क्या करेंगे, तो देखिए यूनिट 2 चैप्टर नंबर 3 to 5 सबसे पहले आपको करना है। उसके बाद याद रखना कि आप यूनिट 3 के ऊपर नहीं जाओगे, क्योंकि यूनिट 3 कुछ और टॉपिक के साथ लिंकअप करता है। पर हमें ब्रिटिश कन्क्वेस्ट के कंटेक्स्ट में चीज़ें पढ़नी है, तो आप यूनिट 9 के ऊपर चले जाओगे, जहां जो एडमिनिस्ट्रेटिव और गवर्नेंस के जो चैप्टर्स है उसको अच्छी तरह से कर दोगे सर, ठीक है। इंटरेस्टिंगली ब्रिटिश कंक्वेस्ट करने वाले कौन थे? गवर्नर्स हुआ करते थे, देयर वर मेनी गवर्नर्स। तो गवर्नर्स का जो टॉपिक है वो अपेंडिक्स में दिया हुआ है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले अपेंडिक्स बताया, राइट, ओके। तो ये बुक जब खत्म होती है उसके सबसे लास्ट के अंदर वी विल फाइंड की अपेंडाइसिस दिए हुए हैं। कहाँ पे है अपेंडाइसिस सर? ठीक है ना, मैं आपको दिखा देता हूँ, सबसे लास्ट में है। और ये जो अपेंडिक्स वाला जो चैप्टर है ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें गवर्नर्स की हिस्ट्री दी गई है। तो आप जब पहला टॉपिक पढ़ोगे जिसमें गवर्नर्स के कंटेक्स्ट में वो गवर्नर्स टिल 1857 1857 के साथ विल सी की जो भी जुड़े हुए हैं उन सबको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। क्यों? क्योंकि उसके माध्यम से आपको क्रोनोलॉजिकली पूरा पिक्चर सेट हो जाएगा कि ब्रिटिश कन्क्वेस्ट किसने किया था, राइट और रॉन्ग सर, ठीक है। उसके बाद आप ये चैप्टर नंबर 26 ऑनवर्ड से पढ़ना शुरू करोगे, जहां आपको मेन देखने की आवश्यकता है ब्रिटिश पॉलिसीज के कंटेक्स्ट में, और कैसे भारत में कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट होने शुरू हुए थे अंडर द ब्रिटिश कंक्वेस्ट, है ना। तो आप सबको पता होगा कि रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स का कानून, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, चार्टर एक्ट ऑफ 1833, चार्टर एक्ट ऑफ 1853 आया था। आप उसको ब्रिटिश कन्क्वेस्ट के साथ ही पढ़ लोगे। क्यों पढ़ लोगे? क्योंकि इसकी कहानी ऐसी है कि ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश क्राउन यानी कि ब्रिटिश सरकार के बीच में कंटिन्यूसली डिबेट चली थी ड्यूरिंग द ब्रिटिश कन्क्वेस्ट, जहां यह कहा गया था कि कंपनी को सत्ता से हटाना है, और हटाने के लिए ही ये सब कानून लाए गए थे सर, ठीक है। तो ऑल द लॉज दैट यू कैन सी ओवर हियर, आपको जो भी ये कानून देखने को मिल रहे हैं रेगुलेटिंग एक्ट और चार्टर एक्ट के माध्यम से,
इन सबों को आप अच्छी तरह से पढ़ोगे, राइट। तो सीक्वेंस कैसा है, सीक्वेंस में आप यूनिट 9 के ऊपर जाओगे, जिसमें रेगुलेटिंग एक्ट, चार्टर एक्ट वाले जो टॉपिक है अप टिल 1857 पढ़ना है। और आपको इसी के कंटेक्स्ट में जो भी गवर्नर्स है, गवर्नर्स का मतलब है कि जो भी गवर्नर जनरल्स रहे हैं उनको आप अच्छी तरह से पढ़ोगे, वो भी 1857 तक के ही अंदर सर, ठीक है। आप यूनिट 3 को इमीडिएटली नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद यू विल मेक श्योर कि आप पढ़ोगे द इकोनॉमिक इम्पैक्ट, द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन अंडर द ब्रिटिश रूल। वाई? क्योंकि भारत में जो ब्रिटिश रूल था उसके दौर के अंदर हमें ये पता चलता रहता है कि अंग्रेजों ने कैसे अपने यहाँ पे रेवेन्यू पॉलिसीज लागू की, राइट है ना। जमींदारों को कैसे क्रिएट किया गया, जमींदारी महलवारी सिस्टम कैसे क्रिएट की गई, कौन से गवर्नर्स के द्वारा की गई, कैसे सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव लाने की कोशिश की गई इंडिया के अंदर में, और कैसे इंडिया की इकोनॉमी को डी इंडस्ट्रियलाइज किया गया, क्योंकि ये ब्रिटिश कन्क्वेस्ट का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। तो आप इसके कंटेक्स्ट में जो भी चैप्टर्स देखोगे वो चैप्टर नंबर 28 और चैप्टर नंबर 30, चैप्टर नंबर 27 और आखिर में इंडियन प्रेस के बारे में, यानी कि भारत में जो शिक्षा की नीति आई है, शिक्षा की नीति के बाद प्रेस का विकास कैसे हुआ, उस चैप्टर को देख लीजिएगा, राइट। अब जब इतना सारा हो गया तो आपने कुछ आगे के चैप्टर्स पढ़े, कुछ पीछे के चैप्टर्स पढ़े। अब सवाल ये आता है कि मास्टर आपने क्यों बीच वाले चैप्टर्स हटवा दिए थे? तो बीच वाले चैप्टर्स अब पढ़ोगे। होता क्या है कि जब भारत में ब्रिटिश रूल की इकोनॉमिक इंपैक्ट हुई, सोशल इंपैक्ट होनी शुरू हुई, तो भारतीयों ने इसका विद्रोह करने की शुरुआत की। ये जो विद्रोह वाले चैप्टर्स है वो यूनिट 3 के अंदर आते हैं, चैप्टर नंबर 6 एंड 7 है ना, जहां पे पीपल्स रेजिस्टेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 आता है, राइट है ना। तो आप अगर पीछे के चैप्टर्स को एक बार थोड़ा देख लोगे, उसके बाद आपको और पिक्चर क्लियर होगा कि भाई भारतीयों ने विद्रोह क्यों किया था। तो भारतीयों के द्वारा विद्रोह हुआ है अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, उसके पीछे का कारण क्या है? उसके पीछे का कारण है कि भारतीय लोग जो है वो ब्रिटिश रूल से तंग आ चुके थे, वो नाराज हो चुके थे, अंग्रेजों ने जिस प्रकार से हमारा शोषण किया था उसके कंटेक्स्ट में हमने विद्रोह कर दिया, राइट। ओके, तो ये जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से फैक्ट्स, नाम याद रखेगा, लीडर्स के नाम याद रखेगा, और साथों के साथों वी विल सी कि आप उसको अच्छी तरह से देखेगा। जब ये टॉपिक आपका हो जाए उसके बाद यू विल गो टू रिफॉर्म मूवमेंट्स, है ना। रिफॉर्म मूवमेंट्स में कौन से है? सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स एंड रिफॉर्मर्स के ऊपर से। अब देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से आपको मैक्सिमम सवाल आपको पूछे जाते हैं। मैक्सिमम सवाल कैसे होंगे? राम मोहन रॉय से लेके जितने भी सोशल रिफॉर्मर्स हैं उनके ऊपर से आपको सवाल पूछे जाएंगे, राइट। तो फैक्ट भी याद रखनी है, एनालिसिस भी आपको याद रखना है, इंस्टीट्यूशंस के नाम याद रखने हैं, और सब कुछ फैक्ट इसके अंदर दिया हुआ है। ये जो आपकी स्पेक्ट्रम की बुक है उसमें अच्छा खासा डिटेल्स के साथ दिया हुआ है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी सर, ठीक है। तो उसके बाद आप यूनिट 4 के ऊपर चले जाना, चैप्टर नंबर 8 एंड 9 सर, जो रिफॉर्म मूवमेंट्स है, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स की कहानी आपको मिलती रहेगी। और इसी के अंदर आप जनरल सर्वे ऑफ रिफॉर्मर्स, जैसे राम मोहन रॉय है, ईश्वर विद्यासागर है, या आप देखने की कोशिश करोगे ज्योतिबा फुले की कहानी है, रामकृष्ण भंडारकर है सर, ठीक है। इन सब इंस्टीट्यूशंस या लीडर्स के ऊपर से आपको सवाल पूछे जाते हैं। जब आपका ये हो जाए, अच्छा खासा तैयारी हो जाए, तो उसके बाद आप नेशनल मूवमेंट की तरफ चले जाओगे। अंडरस्टूड दिस पार्ट? नेशनल मूवमेंट कौन सा है? तो वो है यूनिट नंबर 5, चैप्टर नंबर 10 एंड 11, जहां आपकी स्ट्रगल शुरू होती है। अंडरस्टूड दिस पार्ट, है ना। जहां मॉडर्न नेशनलिज्म के साथ अभी हमने एक प्रेस का चैप्टर देखा था, है ना, वो प्रेस के साथ लिंकअप कर दीजिएगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, आपकी क्लैरिटी हो जाएगी। उसके बाद आप मॉडर्न नेशनलिज्म के अंदर ही क्रोनोलॉजिकली कांग्रेस की स्थापना वाला मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट कैसे काम करते हैं उनकी कहानियों को समझने की कोशिश करोगे। 1905 के बाद कैसे एक्सट्रीमिस्ट निकल के आए और रिवॉल्यूशनरी नेशनलिज्म कैसे निकल के आया वो पढ़ोगे, जो चैप्टर नंबर 12 एंड 14 के अंदर है। तो आगे वाले जो चैप्टर्स है ना वो क्रोनोलॉजिकल है। क्रोनोलॉजिकल का मतलब ये होता है कि उसमें ज्यादा आपको बदलाव लाने की जरूरत नहीं है, स्ट्रैटेजी के अंदर आपको चेंज लाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यूनिट नंबर 5 जो है, चैप्टर नंबर 10 एंड 11 आप पढ़ोगे। उसके बाद तुरंत ही आप जाओगे यूनिट 6 के अंदर, जो नेशनल मूवमेंट फ्रॉम 1905 टू 1918, मतलब गांधी जी के आगमन के पहले की जो कहानी है उसको आप देखोगे। और उसके बाद वर्ल्ड वॉर 1 और कैसे इंडियंस ने होम रूल मूवमेंट किया, गदर मूवमेंट किया, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में क्या फर्क हुआ वो देखोगे। और उसके बाद गांधीयन फेज में चले जाओगे। तो 1919 से 1931 जो चैप्टर नंबर 15 से 21 है वो गांधीयन मूवमेंट है, उसको आप अच्छे से करिएगा। गांधी के आगमन के पहले, गांधी के आगमन के बाद क्या इंपैक्ट पड़ती है, किस तरह से चेंजेस हुए, बदलाव हुए, कौन से सत्याग्रह गांधी के द्वारा दिए गए हैं, वो बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे आपको मिले हैं। जैसे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है। अब देखिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवमेंट है ना भारतीय इतिहास के कंटेक्स्ट में, और यूपीएससी ने उसके अंदर से सवाल भी आपको पूछा गया है। जैसे यूपीएससी ने 2025 की प्रीलिम्स के अंदर ये सवाल पूछ दिया गया था कि कंसीडर द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स रिगार्डिंग द नॉन कॉपरेशन, है ना, कि भाई नॉन कॉपरेशन में मूवमेंट में क्या क्या चीजें
चीज़ें हुई थी। बॉयकॉट ऑफ लॉ कोर्ट्स एंड फॉरेन क्लोथ्स, ऑब्जर्वेशन ऑफ नॉन वायलेंस, रिटेंशन ऑफ टाइटल्स एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पंचायत, इनमें से क्या नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का पार्ट था? अब आप पूछोगे कि सर ये कहाँ दिया गया है, तो यहाँ पे अगर आप जाओगे तो स्पेक्ट्रम के अंदर ही सीधा सीधा दिया हुआ है, राइट। ओके, तो ये जो नई बुक है उसका पेज नंबर 374 के अंदर आपको सीधा सीधा दिया गया है कि बॉयकॉट ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस करनी है, बॉयकॉट ऑफ जुडिशियली और उसकी जगह पंचायत के थ्रू न्याय व्यवस्था करना है, बॉयकॉट ऑफ काउंसिल्स करनी है, और साथों के साथ यहाँ पे ये भी लिखा गया है कि रेनोसिएशन ऑफ टाइटल्स की भी बात की गई है, राइट। तो ये स्पेक्ट्रम में सीधा सीधा दिया गया है, आप आराम से इसको अच्छी तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हो। इनफैक्ट जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को पढ़ोगे तो ये भी ध्यान रखना कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से अगर मुख्य परीक्षा का सवाल आए तो भी आप अच्छी तरह से कर पाओगे सर, ठीक है। तो स्पेक्ट्रम में आपको इसके माध्यम से भी आप आंसर राइटिंग कर सकते हो। आंसर राइटिंग बाद में करिएगा, पहले फैक्ट को रिकॉल करने की कोशिश करिए, राइट, है ना, कि कैसे कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स किए गए थे बाय गांधी जी ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो हमेशा से लिंकेजेस को एस्टैब्लिश करिए, ट्राई टू एस्टैब्लिश द लिंकेजेस अराउंड एंड मेक श्योर कि आप अच्छी तरह से चैप्टर्स को पढ़िए सर, ठीक है। तो फिर आप चैप्टर नंबर 15 to 21 पूरा गांधीयन मूवमेंट को पढ़ोगे, जैसे गांधी जी की एंट्री हुई, खिलाफत मूवमेंट कैसे हुआ, स्वराजिस कैसे निकल के आए, साइमन ने आए भारत में, नेहरू कमेटी की स्थापना हुई, सिविल डिसोबीडियंस, फिर कांग्रेस का 28 महीने का शासन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इनफैक्ट जब ये पढ़ रहे होंगे ये चैप्टर नंबर 15 to 21 के बीच में, तब आप कॉन्स्टिट्यूशनल एडवांसमेंट भी पढ़ोगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, उन सब का अभ्यास भी इसी के साथ आपको मिलता रहेगा, राइट। और उसके बाद आप यूनिट 8 में चले जाओगे, चैप्टर नंबर 22 to 35 के अंदर, जहां पार्टीशन और फ्रीडम के कंटेक्स्ट में 1939 से 47 के बीच में क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट है, जहां किस तरह से क्विट इंडिया मूवमेंट, इंडिपेंडेंस और पार्टीशन हमारे यहाँ पे होता है, पोस्ट वॉर नेशनल सिनेरियो कैसे हुआ, इसमें गांधी और बोस के बीच में क्या क्या डिबेट आती है, उन सब का भी अभ्यास आप करोगे सर, ठीक है। तो ऑलमोस्ट जो बाद वाले यूनिट्स है वो क्रोनोलॉजिकली ही आपको देखने हैं, मतलब द अदर यूनिट्स आर नॉट लाइक दैट कि भाई आप उसको अलग से करना है, आपको क्रोनोलॉजिकली करोगे यूनिट 8 के अंदर चैप्टर नंबर 22 to 35, तो आपको उतनी दिक्कत नहीं होगी सर, ठीक है। अब ये तो 1947 तक की कहानी है, 1947 तक की कहानी है, इसमें मुस्लिम लीग का स्थापना, ये सब कुछ आपको कवर करवा दिया जाएगा बहुत अच्छी तरह से है सर, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि जो इतर बितर के जो चैप्टर्स है उसको कैसे याद रखोगे। इतर बितर के चैप्टर्स जैसे आप देखिए कि चैप्टर नंबर 26 है जो इंडिया अंडर द ब्रिटिश रूल यूनिट 9 के अंदर है, उसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशनल एडवांसमेंट 1858 के बाद वाला जो है काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861, 92, उन सबको कर देना है, सिविल सर्विसेज को अलग से कर देना है, कैसे भारत में पुलिस सिस्टम की व्यवस्था हुई वो सबको बाद में करोगे तो भी चलेगा। वैसे ही पीजेंट्स और वर्किंग क्लास का मूवमेंट रहा है इंडियन हिस्ट्री में, उनको भी पूरा नेशनल मूवमेंट खत्म होने के बाद पढ़ोगे तो अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि उससे आपको क्लैरिटी रहेगी, आपको एक आइडिया रह जाएगा। अंडरस्टूड दिस पार्ट, ओके। आखिर के अंदर आप जितना भी अपेंडाइसिस है उसको अच्छी तरह से कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें गवर्नर जनरल्स, वाइस रॉयस, न्यूज़पेपर्स के नाम, प्रेस के द्वारा किसके द्वारा इंस्टीट्यूशंस बनाए गए थे, कांग्रेस के लीडर्स, इनके ऊपर देखो ये सब है ना रिवीजन में आपको काम में आएगा। रिवीजन में क्यों काम में आएगा? क्योंकि ये बेसिकली फैक्ट्स है, ये फैक्ट्स के माध्यम से आपको सवाल आते रहते हैं। वुमेन फ्रीडम फाइटर्स हो या कास्ट मूवमेंट के लीडर्स हो या आपके कांग्रेस के सेशंस हो गए हो या अलग अलग पर्सनालिटीज़ है सर, है ना, बहुत सारे इंडिविजुअल्स है, रिफॉर्मर्स है, पर्सनालिटीज़ है, किसने क्या कार्य किया नेशनल मूवमेंट में, वो सब भी आप इसके अंदर से करेंगे सर, ठीक है। ये तो बुक का फर्स्ट पार्ट हो गया। अब इस बुक के अंदर दूसरा भी है, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, है ना। ये पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया चैप्टर नंबर 33 से 49 के बीच में है। अब इसको कब करना है तो भाई अभी मत करो, पहले है ना आपका जो एग्जिस्टिंग वाला पोर्शन है उसको रिवाइज कर दो सर, ठीक है। तो आपके पास जो भी एग्जिस्टिंग वाला पोर्शन है उसको पहले रिवाइज करो, यानी कि प्री इंडिपेंडेंस इंडिया 1947 तक का जो चैप्टर्स है उसको अच्छे से कर दो। देन इफ यू गेट टाइम तो इसको आप पढ़ोगे। अब इसमें ना बहुत सारी कहानियां हैं सर, ठीक है, चैलेंजेस ऑफ न्यू नेशन, और उसमें पहले 2-3 चैप्टर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बट उसके बाद आप देखोगे चैप्टर नंबर 37 ऑनवर्ड से यहाँ ब्रेक लगा दीजिएगा, क्योंकि पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया ये बुक से करना मैं हितावा नहीं कहूँगा, क्योंकि पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया की जो थीम है, जो क्वेश्चन है, बहुत अलग पैटर्न से आते हैं। पर प्री इंडिपेंडेंस इंडिया 1947 तक की जो कहानी है वो तो आप जरूर से इसके अंदर से कर सकते हो। इनफैक्ट जब भी आप करोगे तो आप थीमेटिक पढ़ोगे और फैक्ट को पढ़ोगे। जैसे ये सवाल आपको पूछ दिया गया कि कौन सी इंस्टीट्यूशन का फाउंडर किसके द्वारा है, तो संस्कृत कॉलेज बनारस विलियम जोन्स, कलकत्ता मदरसा वॉरेन हेस्टिंग्स, फोर्ट विलियम कॉलेज आर्थर वेलेस्ली। अब आपको बताना है इनमें से करेक्ट क्या है सर, ठीक है।
तो इनमें ऊपर के पहला और तीसरा गलत है और दूसरा सही है। अब मुझे कैसे पता चला? तो बेसिकली ये चीज़ आपको स्पेक्ट्रम के अंदर ही लिखी हुई मिल जाएगी, है ना, जहाँ लिखा गया है कि कलकत्ता मदरसा की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा की गई थी। संस्कृत कॉलेज एट बनारस वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1791 बाय जोनाथन डंकन, और फोर्ट विलियम कॉलेज वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय वेलेस्ली, बट इट वॉज रिचार्ड वेलेस्ली नॉट आर्थर वेलेस्ली। रिचार्ड वेलेस्ली वॉज द गवर्नर, है ना। तो आप जब गवर्नर के चैप्टर को पढ़ोगे तो आपको रिकॉल होगा। तो इंटरलिंकेजेस बहुत जरूरी है स्पेक्ट्रम के अंदर से भी पढ़ते समय। अंडरस्टूड दिस पार्ट। नॉन कॉपरेशन के अंदर मैंने बताया। अच्छा, बहुत लोगों को ये सा भी लगता है कि सर टफ क्वेश्चंस आते हैं तो क्या करना है। अब जैसे ये एक बहुत ही टफ क्वेश्चन था उस पीरियड के अंदर, 2020 के अंदर ये पूछ दिया गया था इन 2020, जहां रकमाबाई केस के ऊपर पूछा गया था कि रकमाबाई केस क्या है सर, ठीक है, कि वो वुमेन एजुकेशन के लिए है, एज ऑफ कंसेंट के लिए है, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स के लिए है, और आपको बताना है। अब रकमाबाई केस की कहानी जो है ये स्पेक्ट्रम में अब ऐड करवा दी गई है सर, ठीक है। तो वी विल फाइंड कि ये रकमाबाई केस के अंदर इंटरेस्टिंगली वी विल सी कि बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेगी। रकमाबाई राउत की पर्सनल हिस्ट्री है, उनकी मैरिज को राइट्स को लेके है, हस्बैंड के साथ जो रिलेशंस थे उसकी कहानी आपको यहाँ से मिलेगी सर, ठीक है। तो अब स्पेक्ट्रम क्या है कि अपडेटेड हो गई है, और अपडेटेड के साथ आपको काफ़ी इंफॉर्मेशन दे रही है। ये सोशल रिफॉर्म्स के चैप्टर के साथ मिलेगी। तो हमेशा से पीवाईक्यू को साथ में रखोगे पढ़ते समय तो ज़्यादा ठीक रहेगा, राइट। वरना मैंने आपको मेंस के बारे में बताया। अच्छा, मेंस में बहुत बार ऐसा लगता है कि सर ऐसे सवालों को क्या स्पेक्ट्रम डील कर पाएगी, कि महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच में बहुत सारे स्ट्रेटजीज के डिफरेंसेस थे, और डाउन ट्रोडन को कैसे अपलिफ्ट करना है उसको लेके क्या विरोधाभास रहे हैं, इसके ऊपर आपको इलोबरेट करना है, राइट सर, ठीक है ना। ये 2015 की मुख्य परीक्षा के अंदर आपको सवाल आया था। अब इसको कैसे एड्रेस करोगे, हाउ विल यू एड्रेस दिस आउट अराउंड, ओके। तो ये भी स्पेक्ट्रम में ही दिया गया है। आप देखोगे जो गांधी जी वाला चैप्टर है सिविल डिसोबीडियंस के बाद वाला, उसमें बहुत क्लियर कट यहाँ पे लिखा गया है कि व्हाट वर द आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन गांधी एंड अंबेडकर। तो उसी के अंदर से आप आंसर कर पाते हो। अब मेन प्रॉब्लम ये है कि आंसर राइटिंग को कैसे अच्छी तरह से बैलेंस करना है और किस तरह से उसको मैनेज करना है, तो वो थोड़ा टफ हो जाता है। उन सब के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हो ऑन दी अनअकैडमी, क्योंकि मैं अपनी नोट्स के माध्यम से बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली मॉडर्न हिस्ट्री कराता हूँ, जिसमें फ्लो चार्ट्स भी होते हैं, इसमें फोटोग्राफ्स भी होते हैं, क्रोनोलॉजिकली डेवलपमेंट भी है, और मेन स्पेक्ट्रम के सिवाय और भी सोर्सेज से जहाँ से सवाल आते हैं उसको भी एड्रेस करवाता हूँ सर, ठीक है। तो इसका ज़रूर से लाभ उठाइए। बाकी देखो यूपीएससी की प्रीलिम्स जो है उसका आप कट ऑफ देखने की कोशिश करोगे तो कितने सवाल आ रहे हैं या कितना कट ऑफ गया है सर, ठीक है। तो 2023 में 75 मार्क का कट ऑफ गया था, और 24 में 87 के आसपास का कट ऑफ गया था सर, ठीक है ना। ये आगे पीछे हो गया है। एंड यू कैन इमेजिन कि अगर 88 मार्क्स का कट ऑफ है, उसमें मॉडर्न हिस्ट्री के 7 से 8 सवाल आ रहे हैं आपको, तो यू कैन इजीली एड्रेस मैक्सिमम क्वेश्चंस आउट ऑफ दिस बुक अराउंड सर, ठीक है। तो मॉडर्न हिस्ट्री से घबराओ मत, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री को अगर आप यहाँ पे छोड़ दोगे ना, तो मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि आपको मुख्य परीक्षा के अंदर परेशान करेगा। क्यों परेशान करेगा? बिकॉज इन द मेंस एग्जामिनेशन, है ना, मुख्य परीक्षा के अंदर मॉडर्न हिस्ट्री अराउंड 20 to 40 मार्क्स या कभी कभी 50 मार्क्स तक का भी पूछा गया है सर, ठीक है। 2017 में तो 65 मार्क का पूछ दिया गया था। तो मतलब ये है कि ये बुक है, ये एक तरह की हम लोग कह सकते हैं कि जैसे पॉलिटी में आप लक्ष्मीकांत पढ़ते हो, वैसे ही इसको आप बेस के रूप में बना सकते हो, फिर और अप्लाई करके आप अपनी सॉल्यूशन को भी लेके आ सकते हैं। तो होपफुली आपको ये सेशन जो है ये समझ में आया होगा कि स्पेक्ट्रम को कैसे क्रोनोलॉजिकली पढ़ना है और कौन से चैप्टर्स को प्रायोरिटाइज करना है किस बेसिस के ऊपर से। बाकी अगर आप सब्सक्रिप्शन लेने का प्लान कर रहे हो तो ज़रूर से डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आई हुई लिंक को आप यूज़ कर सकते हो, एंड यू कैन मेक द मैक्सिमम आउट ऑफ इट एज वेल।